Hello everyone. It is the third part of December 2021 and June 2022 public administration for पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी एनटीए नेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 11 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 11 शेड्यूल का कौन सा पार्ट नहीं है उसे पहचानना है। ओके, कौन सा 11 शेड्यूल में नहीं आती आइटम, आपको उसको पहचानना है। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, स्वच्छ भारत प्रोग्राम। आपको पहचानना है कौन से आइटम 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो कवर नहीं होती है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कर लेते हैं। 11 शेड्यूल की बात करें तो ये किससे रिलेट करती है? पंचायती राज सिस्टम से ये रिलेट करती है। ठीक है, ये एक सिस्टम है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ओके, आपका जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसी ने 11 शेड्यूल को ऐड करवाया था। अब 11 शेड्यूल क्या है? 11 शेड्यूल आपका आर्टिकल 243G से डील करता है। ठीक है, यानी कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ओके, इसके अंदर आपके 29 आइटम्स आती हैं। कौन कौन से आइटम्स आती हैं? 29 आइटम्स आती है। सारी तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगी जो वहाँ पर दी है उसको डिस्कस कर लेते हैं या उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री वहाँ थी, बिल्कुल थी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर भी थी। उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, यही 3 है। उसके बाद आपकी चौथी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये हमने देख लिया। सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ पर था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम भी वहाँ पर था, एनिमल हस्बेंड्री भी वहाँ पर था। अब आ जाता है हमारा स्वच्छ भारत प्रोग्राम। स्वच्छ भारत प्रोग्राम की बात करें तो ये 11 शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, ये आपके 3 मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये 3 मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। नो डाउट जो 11 शेड्यूल है उसमें जितने भी ये पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होती हैं ना, वो 11 शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है, 11 शेड्यूल में पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स आती हैं, बट जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम है वो इसके अंडर नहीं आएगा। ये 3 मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, सबसे पहले ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, पहले मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दूसरी मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके और थर्ड मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग। ठीक है, अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स। 3 मिनिस्ट्री के अंडर ये आपका स्वच्छ भारत जो प्रोग्राम है वो आता है। ओके, सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे रॉन्ग 4 है, सो द राइट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Worms like O'Leary and Kim listed which of the following proactive steps for making public administration as a robust and more stronger subject? ठीक है, 3 आपके जो है वो एक्सपोनेंट्स हैं मीनोब्रुक 3 से रिलेटेड। ठीक है, मीनोब्रुक 3 से रिलेटेड जो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी स्ट्रॉन्ग और भी रोबस्ट हो जाएगा। इट्स सेम थिंग। ठीक है, ओके, हेल्दी जो है वो सब्जेक्ट ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसा 3 लोग ये जो थे जो मेजर एक्सपोनेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनोब्रुक 3 के, वो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये थे आपके डेविड एम वैन स्लाइक। ठीक है, और आपकी थी रोजमेरी ओलियरी एंड सून ही किम। ठीक है, सून ही किम, ये लोग थे। इसमें जो रोजमेरी ए लेयरी थी ये आपकी क्या थी? चेयरमैन थी या चेयरपर्सन थी मीनोब्रुक 3 की। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये इन तीनों ने नहीं, डेविड रोजन ब्लूम थे। डेविड रोजन ब्लूम थे जिन्होंने ये 4 प्रोएक्टिव स्टेप्स दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे उन्होंने? 4 प्रोएक्टिव स्टेप्स दिए थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर आप ये 4 स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ये रोजन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, देखिए आप क्या था? सपोर्टिव कोलैबोरेटिव रिसर्च, डिमांड टू मेंटेन मैथोडोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल प्लुरलिज्म, अंडरस्टैंडिंग नॉन वेस्टर्न कल्चर, प्रमोटिंग बाउंड्री स्पैनिंग। थोड़ा सा वर्ड्स का खेल है सिर्फ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सबको आता होगा अगर पढ़ा है, सिर्फ वर्ड्स का खेल है, हल्का सा समझे क्या है वो।
ठीक है, देख लेते हैं। डेविड रोजनब्लूम जो थे, उनके हिसाब से अगर आप रिसर्च करते समय कोलैबोरेशन लेकर के आ जाते हैं, यानी कि एक एग्रीगेट ऑफ नॉलेज लेकर के आ जाते हैं, तब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, जब आप मेथड ऑफ रिसर्च ढूंढ रहे हैं, पढ़ने के लिए जो आप मेथडोलॉजी लगा रहे हैं, वहाँ पे आप सिंगल किसी मेथड को ना ध्यान में रखते हुए आप मल्टीपल ऑफ मेथड जो है, अगर आप उनको फोकस में लेकर के आ जाते हैं, तभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथन हो पाएगा। ठीक है, यानी कि प्लुरलिज्म इन मेथोडोलॉजी लेकर के आते हैं, तभी सब्जेक्ट जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बाउंड्री कॉन्शियस सब्जेक्ट था अंटिल देन। ठीक है, इसका जो बाउंड्री स्पैनिंग है उसको बढ़ाएं, इसकी बाउंड्री को स्पैन करवाएं, यानी कि इसको क्रॉस कल्चरल बनाएं। इससे भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। बट ये नॉन वेस्टर्न कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं करता था, मिसअंडरस्टैंड करता था। प्रॉब्लम ये थी। ओके, इट डजंट अंडरस्टैंड, इट एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड नॉन वेस्टर्न कल्चर या नॉन वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हिसाब से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके हिसाब से नॉन वेस्टर्न कल्चर जो था वो सिंगल सेट ऑफ वैल्यू को फॉलो करता है। क्या करता है? सिंगल सेट ऑफ वैल्यू को फॉलो करता है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है या मीनेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड जो थी, ये नॉन वेस्टर्न वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं, मिसअंडरस्टैंड करती थी कि ये सिंगल सेट ऑफ वैल्यू को फॉलो करता है जब भी इसने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। ओके ओके, सो द राइट आंसर इज, क्योंकि यहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर थर्ड है, तो आपका राइट आंसर आप सी को डिलीट कर दें। ऐसे भी आप अपना आंसर जो है मेंटेन कर पाते हैं, ऐसे भी आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, सी को डिलीट करते चलेंगे। ठीक है, ये बी है, इट इज बी। ओके, इट इज बी, ए बी डी, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, राइट आंसर इज ए बी डी, ए बी डी। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, यहाँ पे मिस्टेक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इस पेज की। ठीक है, एलिमिनेशन से भी अपने आंसर बना सकते हैं, कहीं कहीं पे एलिमिनेशन फॉर्मूला जो है वो बहुत काम आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ई क्रांति एक प्रोग्राम है। ओके, इसके आपको प्रिंसिपल्स जो है वो पहचानने हैं, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। अगेन क्वेश्चन आराम से पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेट सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोसेस, री इंजीनियरिंग, यूनिफॉर्म लैंग्वेज अक्रॉस नेशन। ई क्रांति के आपको प्रिंसिपल्स पहचानने हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ई क्रांति क्या है? ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 है। ओके, ई क्रांति जो है इट एक्चुअली एम्स टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू सिटीजन्स इन इंडिया। ठीक है, ये सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ई गवर्नेंस की बात करता है। ओके, क्या बात करता है? ई गवर्नेंस की बात करता है। ओके, इट इज़ ए की पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है ये। क्या कहता है ये कि इंडिया को आपको डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना है, ये इसका एम है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने ई क्रांति को अप्रूवल कब दिया था? 25 मार्च 2015 को दिया था। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट ट्रांसलेशन, कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना, इंटीग्रेट करना है सर्विसेज को। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल सर्विसेज को। ठीक है, सारी सर्विसेज को आपको इंटीग्रेट करके चलना है, इकट्ठे करके चलना है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग करवानी है। ठीक है, यानी कि हर जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो ज़रूरी बताई गई है एज पर ई क्रांति। ठीक है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड। ठीक है, आईसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको क्रिएट करने हैं। ओके, कुछ और भी इसके प्रिंसिपल्स है वो देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, वो क्या है? क्लाउड बाय डिफॉल्ट, मोबाइल फर्स्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल्स, मैंडेट किया है इसने स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को। ये इसके फर्दर और भी प्रिंसिपल्स जो इसमें से बचते हैं। ठीक है, इनमें से जो बचते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देख लें आप। ओके, ठीक है, तो आपके
प्रिंसिपल आपने वो पहचाने जो नहीं है। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, सबसे पहले ध्यान में रखें, सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। सर्विसेज को इंटीग्रेट करना भी है, खुद ही देखा अभी हमने। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी है, ठीक है, उसी का पार्ट होता है। एक होता है आपका बीपीआर, जब आप बीपीआर को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लगाते हैं तो उसको जीपीआर कहते हैं। ओके, ये मैंने पहले भी किसी पेपर में पढ़ाया हुआ, वहाँ पे आप बीपीआर या जीपीआर अच्छे से पढ़ लें। यूनिफॉर्म लैंग्वेज अक्रॉस नेशन जो है ये इसका काम नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है लैंग्वेज में, ये इसका काम नहीं है, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज 4, क्योंकि रॉन्ग यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ कमीशंस के नाम दिए गए हैं और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिए हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्टिस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टिस, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। एक भी पता होगा, चले एक और पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लैश हो रहा है, तो अगर एक भी पता होगा तो तभी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर 2 वो कॉम्बिनेशन में पता होंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। इट्स नॉट फर्स्ट बट अदर 2, फर्स्ट वाली आइटम नहीं है, बाकी 2 हैं जिनसे आपका आंसर बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको अगर पता हो तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टिस और शेड्यूल ट्राइब्स का आपको पता होना चाहिए। दोनों ही जो है, ठीक है, आपके NC SC एंड NC ST दोनों जो हैं ये आपके कॉम्बिनेशन में बेसिकली 1978 में आए थे। ओके, कलेक्टिवली ये 1978 में आए थे, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं, वेट, ठीक है। आपका जो NC ST और NC SC ये दोनों कॉम्बिनेशन में एक ही कमीशन थी, NC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टिस एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसा था, ठीक है। कब की थी ये? 1978 की थी, ये कंफर्म है। ओके, बट उसके बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट आपकी आती है, 89th अमेंडमेंट एक्ट आपकी आती है 2003 की, जो कि आपकी NC SC को NC SC ST से अलग कर देती है, ठीक है। आपकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टिस जो है ये 1978 में ही बनी रह जाएगी, यानी कि इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1978 ही रह जाता है। बट बिकॉज ऑफ 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफर्केशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो आपकी बन जाती है, वो अलग से एक कमीशन बन जाती है, जिसकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन 2004 से काउंट किया जाता है। ओके, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन 2004 से काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया, आपका आंसर बन गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वैसे तो टिप्स पे हर एक चीज़ पता होना चाहिए, बट NC SC NC ST तो बिल्कुल पता होना चाहिए। वो 89th अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, जिसने ये बाइफर्केशन करवाई थी, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अलग से आप लगा लें कि आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो गए, आप ऐसा समझें। ओके, देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टिस कब की है? ये आपकी है 1978। दिस इज, ये लें, बन गया आपका आंसर, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी अगर आप देख लें, ये है 2004। ओके, ये आपका आ गया 4 का 1, ये लें आपका आंसर। है कोई कन्फ्यूजन? ओके, उसके बाद बाकी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्टिस आपकी बिल्कुल 1993 की है, और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी आपकी कब की है? 1994 की। ओके, ये है। तो ए का 4 है 1993, बी का 3 है शेड्यूल कास्टिस 1978, सी का 2 है सफाई कर्मचारी 1994, और शेड्यूल ट्राइब्स आपके 2004, दैट इज 3। बिना किसी डाउट के ऐसे आंसर बनते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एग्ज़ाम आपका जो है वो एट हैंड है, ठीक है। बिल्कुल कुछ वीक्स रह गए आपके एग्ज़ाम होने में, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं लास्ट पेपर डिस्कस करूँगी, बाकी के पेपर जो बचे हैं वो मैं इस एग्ज़ाम, ये जो 2024 का जो पेपर होगा दिसंबर, इसके बाद में कंडक्ट करवाऊँगी। इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो जैसे 1 शॉट टाइप के होते हैं, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपकी जो यूनिट वाइज, ओके,
यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं करवाती जाऊँगी जिसमें से पेपर आता है, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए, अगर आप उस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, जिनका नेट निकलने में प्रॉब्लम पड़ती है उनका नेट निकलेगा ही निकलेगा। जिनको अभी थोड़ा सा गैप है, थोड़ा भी टाइम है, मतलब वो 30 से ऊपर मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, उनका नेक्स्ट टाइम में निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। वो भी अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग मुझे बोलते हैं बनाने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन आप जैसे करते हैं वैसे करें, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। किसी भी चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए तो आप लोग मुझे बोलें, मैं ज़रूर वो बना दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत सारे पार्ट जो हैं वो इंटीग्रेट होंगे एक सिंगल होल में, बहुत सारे पार्ट जो हैं वो एक सिंगल होल में इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हायरार्की, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन या लीडरशिप, क्या कहते हैं? ठीक है, 4 टुकड़े हैं, उनको आपने एक में कन्वर्ट कर दिया, इसे क्या कहेंगे? क्या ये हायरार्की है, क्या ये डायरेक्शन है, क्या ये कोऑर्डिनेशन है, क्या ये लीडरशिप है? इट इज़ इंडीड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेट हो रहे हैं तब जाके एक बन रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दैट इज आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट जो था 1976 का, इसका अब नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, नेशनल अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट, मिनिमम सोशल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट या ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट? ओके, क्या नाम है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब ये जो आपका अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट है, इसको थोड़ा सा नाम अच्छा देने के लिए, थोड़ा सा इसका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इसका नाम बना दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बॉडी है जिसने सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिप्लेस किया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, सेंट्रल सेक्रेटरीट ने, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने या ऑफिस ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने? ओके, सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कैबिनेट सेक्रेटरीट ने किया है रिप्लेस। ओके, किसने किया? कैबिनेट सेक्रेटरीट ने, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या कहेगा कि सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि जो सिंपल सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को किसने की है, ठीक है, सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव को किसने की है? वो है आपका पीएमओ। ओके, पीएमओ, इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी कहा जाता था 1977 तक। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सेक्रेटरी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी है, बट जो सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव है वो पीएमओ है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी था, यानी कि पीएमएस था 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, जिसने इसका नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, काउंसिल लिखा होगा, ठीक है, सेक्रेटरी का काउंसिल है आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट। ओके, काउंसिल है सेंट्रल सेक्रेटरीट, सिर्फ एग्जीक्यूटिव है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस में। सो द राइट आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑब्स्टेकल नहीं है रैशनल पॉलिसी मेकिंग का? ओके, रैशनल पॉलिसी मेकिंग का आपको ऑब्स्टेकल कौन सा नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। Advanced computerized analytical techniques do not have sufficient intelligence to calculate the accurate costs and benefits. Large investments in existing programs and policies help the policymakers for reconsidering alternatives. Many conflicting benefits and costs cannot be compared or weighed. Uncertainty about the consequences of various policy alternatives compels the policymakers to stick as closely as possible. पढ़े इसको अच्छे से।
देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। रैशनल पॉलिसी मेकिंग के दौरान आपको कुछ ऑब्स्टेकल देखने को मिलते हैं, वो क्या है? टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, कॉग्निशन का प्रॉब्लम होता है, बायस जो है वो फ्रेम हो जाता है, पॉलिटिकल बायस आ जाता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है वो बहुत सारे होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज इनएडिक्वेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, देखते हैं वो क्या है। अथॉरिटी की फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, पर्सनल गुड्स को आपने या पर्सनल गॉड्स को आपने सेटिस्फाई करना है, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपने काम करने हैं। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ होती है, लिमिटिंग टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पे इनएडिक्वेट रिसोर्सेज में आ जाएगा, ओके। अनसर्टेनिटी होती है अबाउट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, कौन सा पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है वो हमें चूज़ करना है या लेना है, इसके रिगार्डिंग आपको अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी की को लिमिट करते हैं, ठीक है, कि वो कोई रैशनल डिसीजन ले पाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज तो इसका जो है ऑब्स्टेकल है, बिल्कुल है। उसके बाद कुछ कॉस्ट एंड बेनिफिट के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, प्लूरलिस्टिक जो बेनिफिट्स जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो प्लूरल या प्लूरलिस्टिक इंटरेस्ट हैं वो इसमें आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, हमने अभी देखा पीछे, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट अगर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, ओके, जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप अल्टरनेटिव्स को कंसीडर कर सकें, तो आपका वो अल्टरनेटिव्स को लेकर जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो ये वाला लिमिटेशन है, वो जो है वो लेवल डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, ऑब्स्टेकल नहीं है। सेकेंड वाला इसका बेनिफिट है, ऑब्स्टेकल नहीं है, ओके। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, गवर्नेंस थ्योरीज के हिसाब से गवर्नेंस किसके बराबर है या किसके रिलेशन में है? कैपेसिटी टू गवर्नमेंट, ओके, कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टॉप डाउन अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नेंस का मीनिंग क्या है एज पर गवर्नेंस थ्योरीज? बिना टाइम वेस्ट किए, इट इज द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट कितना गवर्न कर पा रही है, गवर्नमेंट कितना गवर्न कर पा रही है इज इक्वल टू गवर्नेंस, इज इक्वल टू गवर्नेंस, ओके। गवर्नमेंट कितना गवर्न कर पा रही है, ये हमारी गवर्नेंस हुई, राइट। सो द राइट आंसर इज 1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इनमें से कौन से थिंकर थे या कौन सी बॉडी है जिसने 2 सिचुएशंस दी हैं आपको सोशल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट में? एक अनफेवरेबल एक्सक्लूजन है, एक इनफेवरेबल एक्सक्लूजन है। जो ये सोशल एक्सक्लूजन से जुड़ा हुआ है वही ऐसी ये 2 जो है, ये जो एक्सक्लूजन टाइप ऑफ एक्सक्लूजन है वो देंगे, ठीक है, जो ये सोशल एक्सक्लूजन वगैरह से जुड़े हुए हैं। आप खुद देखें नाम से, अमर्त्य सेन, जगदीश बागावथी, सेकेंड ARC या अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैंने पहले ही कहा है, जहाँ पे ये हुज पूछा होता है वहाँ बैठना नहीं होता, आता है आता नहीं आता, जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके अमर्त्य सेन है, ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन की बात की है इन्होंने, ठीक है ना। तो सो द राइट आंसर इज 1। सोशल एक्सक्लूजन की बात की है तो ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस वगैरह ये भी इन्होंने ही दी होगी, ऐसा भी आप गेस कर सकते हैं। तो द राइट आंसर इज 1, दैट इज अमर्त्य सेन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेटाइजेशन के फीचर आपको पहचानने हैं, कौन से हैं? डीरेगुलेशन है, कंट्रैक्टिंग पब्लिक सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर है,
एनकरेजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसइन्वेस्टमेंट है। ओके देख लेते हैं। डीरेगुलेशन बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके अंडर आता है टू डीरेगुलेट, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेट को दे देना तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है ये, ओके ये तो इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ जाना, ये भी इसका नेक्स्ट फीचर है। डीरेगुलेशन भी है, डिसइन्वेस्टमेंट भी है। पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना या प्राइवेट कर देना या प्राइवेटाइज कर देना, ये तो इसकी डेफिनेशन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना या एनकरेज करना, ये प्राइवेटाइजेशन का काम नहीं है। CSR का मतलब क्या है कि बिजनेस जो है, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, ओके। बिजनेस जो है वो सोसाइटी की तरफ कितना रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका प्राइवेटाइजेशन से रिलेशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज A, B and D। A, B and D कहाँ है, देयर इज, ठीक है, A, B and D, दैट इज 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, या C, यहाँ पे जो दिए ऑप्शन C, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक्निक्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन आर, सिटीजन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है आपको वो पहचानना है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन से, इलेक्शन से, एडवाइजरी कमेटी से या रिकॉल, किससे करता है सिटीजन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को। विदाउट वेस्टिंग टाइम, पब्लिक ओपिनियन से करता है, इलेक्शन से भी करता है, एडवाइजरी कमेटी से भी करता है, रिकॉल से भी करता है। ये तो लक्ष्मीकांत की जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक जनरल कंट्रोल है आपका, ठीक है, सिटीजन कंट्रोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। इन दोनों को कलेक्टिवली ये पूछा गया है, ठीक है। एक जनरल कंट्रोल है आपका, एक आपका स्पेसिफिक कंट्रोल है, ठीक है। आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक सिटीजन किस तरह से करता है, उसमें चारों को चारों ऑप्शन दिए। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, that is all. Next question. Who said that 3 basic problems in developing the science of public administration are normative value, एक ये है, understanding human behavior दूसरा ये है, और relationship between public administration और social setting जो है वो है। 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। कौन है इसमें से जिसने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 प्रॉब्लम्स की बात की है, ओके। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 प्रॉब्लम्स की बात की है। हु इज दैट पर्सन या थिंकर। और 3 प्रॉब्लम्स क्या है, नॉर्मेटिव वैल्यू की जगह नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसका सोशल सेटिंग्स के साथ रिलेशन नहीं है। कौन कहता है ये, ही इज द one and only Robert Dahl with his book Public Administration, the Science of Public Administration, the 3 problems, okay। ये बुक है और कब की बुक है, 1947 की, ठीक है, ओके। द बुक इज साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ओके, 1947 की बुक है। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Constitution of India has made some special provision for weaker section of society for the upliftment in completely, ठीक है। एक एग्रीगेट में वीकर सेक्शंस की बात जो है किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। मैं पहले बता रही हूँ वीकर सेक्शन की एग्रीगेट में, ठीक है, एक कलेक्टिवली जो है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात कौन करता है, कलेक्टिवली कौन करता है, ध्यान में रखें, ऐसे पहचानना है इस आर्टिकल को। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं पहले ही बता दूं। आर्टिकल 41 है, 46 है, 21 है, 38 है। ठीक है, इसमें 3 आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और एक आपका फंडामेंटल राइट है। देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इतना टाइम नहीं होता कि हम इन्हीं बातों पे लगे रहे, है ना। ओके, आर्टिकल 38 की पहले बात कर लेते हैं। द फर्स्ट DPSP इनमें से इन आर्टिकल्स में से 38 आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट जो है वो क्या करे,
एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करे फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये आर्टिकल 38 कहता है। ओके 38 कहता है। 41 क्या कहता है आपका? 41 कहता है कि जो स्टेट है वो क्या करे, कुछ सर्टन सिचुएशंस में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस जो है उसको असर्टेन करवाए। ठीक है, किन किन सिचुएशंस में, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ओल्ड एज की सिचुएशन है, सिकनेस है, कोई डिसेबलमेंट है या किसी और तरह की कोई नीड है। ओके, ये आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये गारंटी देता है फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये क्या गारंटी करवाता है? उस फंडामेंटल राइट की जिसको आप कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, बचता है आपका आर्टिकल 46। आपका आर्टिकल 46 क्या कहता है? वो कहता है कि जो स्टेट है वो क्या करे, वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे, किसके? वीकर सेक्शन के, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, साथ ही साथ कहता है कि स्टेट प्रोटेक्शन दे इन लोगों को, इन वीकर सेक्शन को, कहाँ से? सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉइटेशन से। तो एक कंप्लीट होलसम जो आइडिया है, ठीक है, मतलब जो इनजस्टिस के अगेंस्ट, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो आर्टिकल 46 कहता है। ठीक है, तो होलसम या लमसम जो पूरा कंप्लीटली देता है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसके लिए, उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल जो डील करता है वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 46 है। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आर्टिकल 46 बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कि जब कंप्लीटली आपको वीकर सेक्शन के बारे में सोचना है तो आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल दिखना चाहिए, आर्टिकल 46। ठीक है, तो द राइट आंसर इज 2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करेंगे तो राइट टू फेयर हियरिंग, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल जस्टिस, ऑर्डी, ऑल्टरम पार्टम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या इक्वलिटी बिफोर लॉ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट टू हेयरिंग क्या होगा? ठीक है, 1 सेकेंड, राइट टू हेयर क्या होगा? ऑर्डी, ऑल्टरम पार्टम। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। राइट टू हेयरिंग सीधे दिमाग लगा सकते हैं। ऑडिटरी किससे जुड़ा हुआ है? अगर नहीं भी आता है, ऑडिटरी का मतलब क्या है? ऑडिटरी का मतलब है हेयरिंग। ठीक है, जो आप कानों से करते हैं। ओके, सीधा सीधा ऐसे भी आप अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है, यू कैन क्रिएट योर आंसर इवन। तो द राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन आ गया मुझे परेशानी देने के लिए और आप लोगों के साथ वही बड़ा सा एक्सक्यूज़ लाने के लिए, यार इसकी डेट मुझे नहीं मिली। अगेन वही है, स्टेटस को है, इसकी डेट मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं आंसर की के हिसाब से जाके आपको आंसर बताऊंगी। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग मॉडल्स जो है उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। रैशनल चॉइस, पब्लिक चॉइस मॉडल, टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल, इंक्रीमेंटल पॉलिसी मेकिंग, डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज। देखिए मैं आपको सीधी सी इसकी डेट से दूँ कि रैशनल चॉइस मेकिंग जो है वो आपका 1956 का मॉडल है। ओके, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल जो है ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक असेसमेंट मॉडल है। ठीक है, जो कि अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 का है, तो ये इसके राउंड ही आया होगा। ठीक है, ये तो मुझे कभी नहीं मिला। जो आप लोगों को मिलता है ना वो होता है टेक्नोलॉजी, वो है, इट इज़ अगेन TAM, बट वो है टेक्नोलॉजी अचीवमेंट मॉडल। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा मॉडल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो अलग मॉडल है। ठीक है, ये 2010 का है। इंक्रीमेंटल मॉडल आप सबको पता है, लिन ब्लॉम का है, 1956 का है। ठीक है, और 1959 का है। रैशनल चॉइस तो हर्बर्ट साइमन का है ना। डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज जो है ये 1972 का है। ओके, तो इस तरह से देखें आपके सामने सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपका आना चाहिए D आना चाहिए, है ना, फिर आपका A आना चाहिए, फिर आपका C आना चाहिए, फिर आपका B आना चाहिए, है ना। सबसे पहले 1972, फिर 56, 59, फिर 2010 DACB होना चाहिए। ठीक है, और तो छोड़ो, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं, ठीक है, ये देते हैं आपका ऑप्शन, लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है, ये देते हैं CADB। अब आई डोंट नो ये क्यों ये CADB देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैं डेट्स लेकर के आई हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे ये क्वेश्चन, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, ये टेक्नोलॉजी असेसमेंट तो मिलता ही नहीं है, इसकी बात छोड़ें। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये उसके अंडर ही एक असेसमेंट मॉडल है। ठीक है, तो आपके सामने मैं डेट्स लेकर के आई हूँ। पहले भी ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा ही था, एज सच मेरे हिसाब से दिसंबर 2023 का पेपर था, या
जून 2024 का पेपर था, मुझे पता नहीं है, वो आप लोग एक बार देख लें, ठीक है, मेरे ही वीडियोज़ में आप लोग देख लें, ठीक है। तो मेरा तो आंसर आपके सामने CADB बनता है, बट पेपर कहता है या आंसर शीट के आंसर की कहती है CADB, ठीक है, CADB, ठीक है, वो ये कहते हैं, वो आप लोग देख लें वो क्यों ये कहते हैं, ठीक है। मेरा तो ये क्वेश्चन फिर से अगर पेपर में आया तो फिर से ये क्वेश्चन ख़राब होने वाला है, क्योंकि इसका मुझे कोई एग्जैक्ट तुक्का समझ नहीं आ रहा किस बेसिस पर ये कहते हैं। मैं तो आपके सामने देखिए डेट्स लेकर के आई हूँ, पहले भी यही हुआ था। और मेरे पास जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं या गूगल से जितना मैं सर्च कर सकती थी, गूगल से भी ज़्यादा मैं बुक्स को मानती हूँ। मेरे पास जो भी अवेलेबल मटेरियल था ये आपके सामने है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, ये करें, या कॉपी पेन वगैरह मेंटेन करें, या स्क्रीनशॉट लेकर उसको इमेज से PDF में कन्वर्ट करें, कुछ भी करें, बट प्रिपरेशन के लिए अपना मटेरियल सामने रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न असर्शन दिए हैं आपको पहचानना है रीज़न असर्शन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके बाद अगर ट्रू हैं तो क्या रीज़न असर्शन को सही से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। असर्शन कहता है प्रमोशन हैज़ वाइडर इम्प्लीकेशंस देन एडवांसमेंट, कि प्रमोशन ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है एडवांसमेंट से। एडवांसमेंट में सिर्फ पे ही बढ़ती है, ओके बिल्कुल। प्रमोशन जो है वो एडवांसमेंट से बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्यों? बिकॉज लगा के आंसर ढूंढिए, मीनिंग ढूंढिए। बिकॉज एडवांसमेंट इन्वॉल्व्स ओनली एन इंक्रीज इन पे। सो द राइट आंसर इज A and R both are true and R is explaining A correctly. Okay, so the right answer is 1. Okay, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following appoints Chief Minister of National Capital Territory of Delhi? दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसको कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर? ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उनको पता है कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो सबसे पहले जो आर्टिकल चीफ मिनिस्टर ऑफ NCT दिल्ली से डील करता है वो है आपका आर्टिकल 239A। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ओके ठीक। उसका क्लॉज 5 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूजेस या अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ NCT, ओके। ये आपका आर्टिकल 239AA क्लॉज 5 है। सो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेक्निक है इनमें से जो यूनियन को कंट्रोल कर देती है स्टेट्स के ऊपर? पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द गवर्नर, प्रीवियस सैंक्शंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन बिल्स इन स्टेट असेंबली, डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, यूनियन कैसे कंट्रोल करता है? बिल्कुल, गवर्नर को अपॉइंट करने का और डिसमिस करने की पावर यूनियन अपने हाथ में रखता है, ये एक कंट्रोल टेक्निक है, ओके। कुछ बिल्स ऐसे हैं जो असेंबली में लाने से पहले आपको कुछ सैंक्शंस चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, ये गवर्नर के ऊपर जो लिमिटेशन होती है, ये भी आपका एक तरीका है यूनियन का कंट्रोल करने का स्टेट के ऊपर। उसके बाद यूनियन जो है कुछ डायरेक्शंस देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये भी एक टेक्निक है कंट्रोल करने का। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसकी जो फॉर्मेशन है, ये भी जो इसका जो फॉर्मेशन का जो मोड है वो यूनियन के हाथ में है, ठीक है, यूनियन के हाथ में है। दैट मीन्स ये भी एक कंट्रोल टेक्निक है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर ड्रकर के आइडियाज आपको देना है अबाउट मैनेजमेंट, कि पीटर ड्रकर जो है वो मैनेजमेंट के लेकर के कौन से आइडियाज देते हैं। ही बिलीव दैट द टर्म मैनेजमेंट इज जेनरिक, कि मैनेजमेंट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ही डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज लिबरल एक्ट, कि मैनेजमेंट एक लिबरल एक्ट है। नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, MBO का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ठीक है।
सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट पीटर ड्रकर ने ही दिया है, बिल्कुल दिया है, और एमबीओ का कॉन्सेप्ट भी पीटर ड्रकर का है। ठीक है, पहले तो आप सबसे पहले ये बात दिमाग में डाल लें, बाकी पूछे ना पूछें ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट और एमबीओ किसने दिया है? पीटर ड्रकर ने। ये बिल्कुल पता होने चाहिए, दो चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पीटर ड्रकर के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ कही थी, और मैनेजमेंट एक लिबरल एक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है, ये एक लिबरल एक्ट है, ऐसा पीटर ड्रकर ने कहा था। सो द राइट आंसर इज ए बी सी एंड डी, दैट इज 4। सबसे पहले नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट और एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसका है? पीटर ड्रकर का। बहुत बड़ी पूछ लेते हैं, नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट किसका है? पीटर ड्रकर का। और एमबीओ किसने दिया है? पीटर ड्रकर ने दिया। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बाकी दो फिर भी भूल जाए प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर के लिए ये सी और डी तो है, ये लर्न कर लें कि नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट भी पीटर ड्रकर का है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पीटर ड्रकर ने ही दिया है। शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस तो आएगा नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च प्रपोजल के कुछ स्टेप्स हैं प्रपोजल के, ठीक है, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, कॉन्टेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड टेक्निक्स। रिसर्च का प्रपोजल है, ठीक है, ध्यान में रखें। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आएगी। ओके, फिर कंटेक्स्ट आएगा, किस कंटेक्स्ट में इसको लेना है आपको। उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं आप रिसर्च को प्रपोज, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेक्निक्स लगाएंगे, उसके बाद आप सिग्निफिकेंस सीखेंगे स्टडी का, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में आप टेक्निक लगाएंगे, डाटा कलेक्शन मेथड्स लगाएंगे, ठीक है। A C B D and E, A C B and D, that is 2। ओके, देखिए इसे अच्छे से मैंने क्विकली बता दिया इसका आंसर, आराम से देखें। पॉज कर लें, जिसमें मैं बोलती हूँ उसमें आप पॉज कर सकते हैं अपना पेज जो है, ठीक है। सो आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किस आर्टिकल के अंडर डिस्क्रिशनरी ग्रांट स्टेट्स को दिए जाते हैं फॉर डेवलपमेंट? आर्टिकल 278 के अंडर, आर्टिकल 280 के अंडर, आर्टिकल 282 के अंडर या आर्टिकल 268 के अंडर? विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल बनती है इसकी एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 268 क्या कहता है? इट एक्चुअली डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। ओके, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इट कैन लेवी टैक्सेस, ठीक है, बट जो स्टेट है वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और उसको एप्रोप्रिएट करेगा। ओके, द प्रोसीड्स ऑफ दीज टैक्सेस आर असाइन टू स्टेट, जो नेट प्रोसीड्स है वो स्टेट के हाथ में जाएंगे, वेयर दे आर लेविड एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेवी किए जाएंगे बट एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। ये आर्टिकल 268 है। 278 की बात करेंगे, इट इज अबाउट एग्रीमेंट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, ठीक है, इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये उससे डील करता है। हाउएवर इट वाज ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956, उससे इसको ऑमिट किया गया था, इस आर्टिकल 278 को। द ओमिशन वाज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर एफर्ट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स एंड सिंप्लीफाई फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। ओके, कि आप जब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है तब इसको ऑमिट कर दिया जाता है, ताकि एक ल्यूसिड वे में फाइनेंशियल रिलेशंस जो है यूनियन और स्टेट के वो मेंटेन करवाए जा सके, ठीक है। आर्टिकल 280 की बात करेंगे, ये फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट से डील करता है। बचता है आर्टिकल 282। तो 282 क्या कहता है? इट एक्चुअली अलाउज यूनियन और अ स्टेट टू मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए यूनियन या स्टेट जो है वो ग्रांट को बनाए या अलाउ करे कि आप ले सकते हैं, इवन इफ द पर्पस इज नॉट विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द सेंटर और स्टेट, चाहे वो जो मतलब जो पर्पस है वो स्टेट और सेंटर के अंडर नहीं आता है, ठीक है। किन्हीं पर्टिकुलर, जैसे वो फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशन बिल के अंडर आता है, स्टेट और यूनियन का उस पर कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप उस पर्टिकुलर ग्रांट को आप जो स्टेट और यूनियन है वो पब्लिक पर्पस के खर्चे के लिए उसको अलो कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 282 है। ओके, ठीक है। तो कौन है?
जो ग्रांट्स को, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट को स्टेट्स को देता है ताकि डेवलपमेंट हो सके, वो कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज से डील करता है? इट इज आर्टिकल 282, दैट इज 3, आर्टिकल 282, दैट इज 3। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आराम से ले लें, क्योंकि इससे आपका 4 आर्टिकल आपके जो आते हैं पेपर में वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूं मैं, ओके? ठीक है, कुछ थिंकर्स दिए गए हैं आपको और कुछ बुक्स दी गई हैं, आपको मैच करना है। थिंकर्स आर एम्पी फॉलेट, लूथर गलिक, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन। बुक्स हैं, जोन ऑफ, बुक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं बीच में, ओके? जोन ऑफ इंडिफरेंस, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बुक्स नहीं, ये आइडियाज़ हैं, ठीक है? आइडियाज़ ले लें आप। पेपर में बुक्स ही था बट ये आइडियाज़ हैं। बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, अगर आपको 2 भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको साइमन और बर्नार्ड का भी कॉन्सेप्ट पता है तब भी आपका आंसर बन जाएगा, और बिल्कुल पता होना चाहिए वो, ठीक है? देख लेते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट का क्या कॉन्सेप्ट था? डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर का, ठीक है? कि कोई किसी को फॉलो ना करे, आप क्या करें, एक आप इम्पर्सनल ऑर्डर्स को माने, ठीक है? कोई किसी को फॉलो ना करे, आप इम्पर्सनल ऑर्डर्स को माने जो कि सिचुएशन से उठ करके आए, ऐसे ऑर्डर जो सिचुएशन लेकर के आए, आपको किसी इंसान को ना मानना पड़े, यही कॉन्सेप्ट था डीपर्सनलाइज ऑर्डर का, ठीक है? लूथर गली की बात करेंगे तो इनका वन ऑफ द प्रिंसिपल है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है, ठीक है? ये इनका वन ऑफ द प्रिंसिपल है लूथर गली का। उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि एक सबॉर्डिनेट उतने ही मतलब एक सुपीरियर जो है वो उतने ही सबॉर्डिनेट को जो है वो अपने अंडर लेकर के आ सकता है जो उसके जोन ऑफ इंडिफरेंस के अंडर आते हैं, ठीक है? ये इनका कॉन्सेप्ट है। और हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि उतने ही सबॉर्डिनेट सुपीरियर के अंडर आ सकते हैं जो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंडर हो, जो उनकी बात मानने, ओके? तो अगर आपको ये पता होता कि चेस्टर बर्नार्ड का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, एंड साइमन का है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, तब भी आपका आंसर बन जाता, ठीक है? तो ए का 3 था, बी का 4 है, सी का 1 है, एंड डी का 2 है, दैट इज 2, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाय फोर्स ऑफ पर्सनल एबिलिटीज इज कैपेबल ऑफ हैविंग ए परफाउंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑन फॉलोअर्स। इनमें से कौन है जो पर्सनल एबिलिटीज के थ्रू इतना जो है फॉलोअर्स को इतना कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट जो है उन पर डाल सकते हैं कि जो फॉलोअर्स है वो उनकी बात मानना शुरू हो जाए। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ जो लीडरशिप है वो है, ठीक है? क्या वो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, क्रिज्मेटिक लीडरशिप है, प्रोफेशनल लीडरशिप है, या सिचुएशनल लीडरशिप है? ओके, ठीक है? क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया। Which of the following by force of personal abilities is capable of having a profound and extraordinary effect on followers? ठीक है, कौन से हैं ये? किसका कॉन्सेप्ट है? मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर कहते हैं कि अथॉरिटी तभी मानी जाएगी जब वो लेजिटिमेट हो, ठीक है? अथॉरिटी तब मानी जाती है, अथॉरिटी शुड बी लेजिटिमेट, तभी वो मानी जाएगी, तभी वो एक्सरसाइज होगी। और मैक्स वेबर के हिसाब से 3 टाइप की अथॉरिटी हैं। कौन कौन सी है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, एंड आपकी लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी वो अथॉरिटी है जो आप पब्लिक एबिलिटी, अपनी एबिलिटी से, पर्सनल एबिलिटी से आप लगाएंगे ताकि फॉलोअर्स जो है वो आपकी बात मानने को खुद ही तैयार हो जाए, ठीक है? इसे हम कहेंगे, 1 सेकेंड, इसे हम कहेंगे आपका कितना करिश्मा है, ओके? करिश्मेटिक अथॉरिटी या करिश्मेटिक लीडरशिप।
ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. एलीट थ्योरी जो है पब्लिक पॉलिसी की, ये किससे रिलेटेड है? सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड मासेस डिसाइड पब्लिक पॉलिसी. नॉन एलीट्स हु हैव एक्सेप्टेड द बेसिक एलीट कंसेंसस कैन बी एडमिटेड टू गवर्निंग सर्कल. एलीट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मासेस एंड देयर वैल्यू. चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी विल बी रेवोल्यूशनरी. थोड़ा सा अजीब तरीके से एलीट थ्योरी को पूछा है. एलीट थ्योरी का क्या मतलब है कि जो हाई फाई जो हमारा सोशल सर्कल है, जब वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, ओके, जब वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देता है, तब जो पब्लिक पॉलिसी बनकर के आती है उसको एलीट थ्योरी की पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. ओके, सोसाइटी को क्लास में मास में डिवाइड करना ये आपकी एलीट थ्योरी नहीं है. ठीक है, आपके जो एलीट्स हैं वो मास से इन्फ्लुएंस नहीं होते, मास को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, ये भी नहीं है. पब्लिक पॉलिसी के जो चेंजेस है वो रेवोल्यूशनरी है. इस बात का तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का लेना देना ही नहीं है. बट एलीट थ्योरी क्या कहती है, आप वो नॉन एलीट्स भी आ सकते हैं जो एलीट्स की कंसेंसस को माने. ठीक है, तब वो भी एलीट थ्योरी का पार्ट बन सकते हैं, वो भी पब्लिक पॉलिसी को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो नॉन एलीट्स जो एलीट कंसेंसस से को एक्सेप्ट करें. ठीक है, जो एलीट्स के हिसाब से काम करने शुरू हो जाए, तब वहाँ पर नॉन एलीट्स भी पार्ट ले सकते हैं. सो द राइट आंसर इज 2. ठीक है, इसमें एलीट थ्योरी का मीनिंग नहीं पूछा है, एलीट थ्योरी को रिलेशन पूछा है कि इनमें से किस थ्योरी से, किस स्टेटमेंट से एलीट थ्योरी रिलेशन में हो सकती है. ओके, ये एलीट थ्योरी का मीनिंग नहीं है. एलीट थ्योरी का मीनिंग है जब एलीट्स जो हाई फाई प्रोफाइल के लोग हैं, जब वो गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है कि हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ, तब उसको एलीट थ्योरी कहते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर पूछा है इसका रिलेशन किससे है कि भाई नॉन एलीट लोग भी आ सकते हैं जब वो एलीट्स के हिसाब से काम करना शुरू हो जाए. ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2. द स्टेटमेंट रिलेटेड टू एलीट थ्योरी. ओके, ये पूछा है. ओके, तो ये थे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस. बाकी के 10 या 15 क्वेश्चंस बचे हैं. 90 के बाद तो आपको पता है कि 90 to 100 जो होते हैं वो आपके एनटीए ने जब से पेपर लेना शुरू किया था, उन्होंने एमसीक्यू टाइप पेपर डालना शुरू कर दिए थे. सॉरी, उन्होंने आपके ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डालना शुरू कर दिया था. 2019 से ये होना शुरू हुआ था कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐड हो गया था जून 2019 से. ठीक है, तो 90 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो उसको मैं कवर नहीं करती हूँ. 90 तक ही क्वेश्चन आपको चलते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.